Hello students, today we are going to revise other sources head. तो ये हैंड रिटन रिवीजन होगी जहां मैं एक एक वर्ड लिखूंगा और कोशिश करेंगे कि मैं इसे एक पेज में लिख दूं। तो आप मेरे साथ इसे लिख सकते हैं। सो अदर सोर्सेस हेड बेटा, जिसे हम रेजिडुअल हेड भी कहते हैं इनकम टैक्स में, एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन 56 से 59। तो अगर हम ब्रेक करें इसे तो मैं ये कहूं कि दो बड़ी जो चीजें आती हैं, एक है आपकी इनकम और दूसरा आप दूसरे भाग में हम स्टार्ट करेंगे डिडक्शंस। तो इनकम के ऊपर यहां पे दो सेक्शन बनते हैं। तो जो पहला सेक्शन है नो डाउट वो 56 ही है जो मेन सेक्शन है, लेकिन मैं यहां सबसे पहले आपको लिखवा रहा हूं 59 क्योंकि वन लाइनर है, एक ही लाइन का है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो 59 क्या कहता है? डीम्ड इनकम, कि हम मान लेंगे ये आपकी इनकम है और इस सेक्शन को थोड़ा इजीली पढ़ना है तो आप रिकॉल कीजिए पीजीबीपी हेड। पीजीबीपी हेड में आप लोग पढ़ते थे सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन 1, जिसका मतलब क्या होता था? आपने कोई डिडक्शन है क्लेम्ड अर्लियर जो कि पहले आपने ले ली थी, नाउ रिकवर्ड। तो सिंपल भाषा में है कोई खर्चा कहें जिसकी डिडक्शन मिलती है, आपने ली लेकिन अब रिकवर हो गया, तो इनकम मान ली जाएगी ऑफ द ईयर ऑफ रिकवरी। सो मेनली जो हमारा सेक्शन है उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, वो मेन है 56। सेक्शन नंबर 56 को भी हम दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे। एक ये चार्जेबल सेक्शन है, तो 56 सब सेक्शन 1 को हम नाम देंगे जनरल इनकम। या आप इसे नाम दे सकते हैं रेजिडुअल इनकम, जिसका मतलब बहुत ही सिंपल है, वो इनकम जो किसी हेड में नहीं आई यहां आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर इनकम कह लीजिए। इफ नॉट फॉल्स इन अदर हेड्स, तो जिसका कोई नहीं अदर सोर्सेस है टैक्स तो लगेगा। तो यह है जनरल इनकम। तो यहां पे कुछ हम उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो याद कीजिएगा स्टार्टिंग में हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा था, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम जो आपको याद हो डेफिनेशन थी अंडर सेक्शन 2(1)(a) एंड एग्जम्प्टेड था अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। तो एग्रीकल्चर इनकम में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, वो इनकम भारत से होनी चाहिए। तो ये है एग्रीकल्चर इनकम अगर हिंदुस्तान के बाहर से है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा और ये इनकम आएगी अदर सोर्सेस हेड में। देन आप हाउस प्रॉपर्टी को अगर रिकॉल करें, हाउस प्रॉपर्टी हेड, तो वहां हम लोग सेक्शन नंबर 22 में पढ़ते थे कंडीशन। तो हम ये कहते थे कि आप ओनर होने चाहिए। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड बता रहा हूं, तो यहां क्या किया आपने, हाउस प्रॉपर्टी सबलेट कर दी। तो जब सबलेट कर दी तो जो रेंट आया वो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा, और निकालने का तरीका, अब हाउस प्रॉपर्टी की धाराएं नहीं लगेंगी सेक्शन 22 से 27 वाली, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं 24 वाली, स्ट्रेट वे जितना खर्चा हुआ है जो आपने सबलेट किया वो 57 में डिडक्शन मिल जाएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी वाली एक ही चीज। नंबर 2, हम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ते थे कि उस साइड में इनकम आने के लिए बिल्डिंग होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, एक वैकेंट लैंड था, खाली जमीन का टुकड़ा, वो कहां दे दिया, किराए पे, तो बिल्डिंग तो है नहीं, तो वही इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, कहां आ जाएगी, अदर सोर्सेस हेड में। तो इन चीजों का ध्यान रखें।
देन अगर मैं एक तीसरा पॉइंट सैलरी हेड से रिलेटेड बना दूं कि इनकम जहां सैलरी हेड में नहीं आएगी, तो याद कीजिए सैलरी हेड में हम लोग कहते थे कि रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। तो अगर सैलरी मिली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह को, विधायकों को, तो वो ये रिलेशन नहीं है, तो अदर सोर्सेज हेड में उनकी इनकम आएगी। या मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा है, तो एग्जामिनर को रेमुनरेशन मिलता है, तो अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो इस साइड में ये जरूर ध्यान दीजिए जब एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ना हो। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अगर वर्किंग डायरेक्टर ना हो तो वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, इसलिए डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए जो फीस वगैरह मिलती है दैट गोज टू अदर सोर्सेज हेड। क्योंकि सैलरी हेड में क्यों नहीं आया? क्योंकि नहीं है क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता, तो रिश्ता होना जरूरी है। रिश्ता नहीं है तो टैक्स तो लगा, लेकिन कहां चला गया? अदर सोर्सेज हेड में। देन थोड़ा सैलरी से ही मिलता जुलता पॉइंट हम इसे कह सकते हैं फैमिली पेंशन। तो ये एक यहां का एक अच्छा पॉइंट है जो आपको पक्का याद होना चाहिए। तो फैमिली पेंशन का मतलब होता है एम्प्लॉय की मौत हो गई, तो मौत के बाद एम्प्लॉय डिजीज्ड, दैट मीन्स डेथ हो गया, तो उसके घर वालों को लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो पेंशन मिले, तो ये अदर सोर्सेज हेड में आएगी। लेकिन यहां सेक्शन नंबर 57 कहता है आपको डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। और कितनी मिल जाएगी? ये दो लिमिट्स हैं, 1/3 ऑफ पेंशन, जो पेंशन मिली उसका 1/3, और ₹15,000, 15,000। तो दो लिमिट्स हैं, तो दोनों का विच एवर इज लेस, ये आपको डिडक्शन मिलेगी। देन इसमें जो मेन पॉइंट और आता है वो है जिसे हम नाम देंगे क्लबिंग, जिसका मतलब एक नाम और दे सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम। जिसका मतलब है किसी और की इनकम आप में ऐड हो जाएगी, तो क्लबिंग एक डिफरेंट पार्ट है, उसके ऊपर आज हम जिक्र यहां नेचुरल नहीं करेंगे, जिसे आप पढ़ेंगे सेक्शन 60 से लेके 65 में। सो 4th एंड 5th दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें बिल्कुल भी आप मिस ना करें, राइट। एंड इसके अलावा मैं लंबा चौड़ा यहाँ नहीं लिखूंगा, बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं, रेजिडुअल, इसके अलावा कुछ भी हो जो किसी और हेड में नहीं आई यहां आ जाएगी, राइट। तो आपको सभी हेड्स का हल्का हल्का पता होना चाहिए, जैसे मैंने जिक्र कर दिया सैलरी हेड की कंडीशन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, हाउस प्रॉपर्टी में ऑनर होना, बिल्डिंग होना, बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं होना बिल्डिंग का, और पीजीपीपी में आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ना करें तो यहाँ आ जाएंगे। कैपिटल गेन में चार्जेबल सेक्शन था 45 कि आपने ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट, तो अगर वो कंडीशंस ना सेटिस्फाई हो तो इनकम तो आएगी। अब मेन बारी जो यहाँ आती है दैट इज विद रिगार्ड टू, इन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया है ये इनकम भाई आनी ही अदर सोर्सेज हेड में है, तो हम इसे, ये सब सेक्शन 2 में आता है 56 सब सेक्शन 2, और हम इसे नाम देंगे स्पेसिफाइड इनकम। तो स्पेसिफाइड का मतलब बड़ा क्लियर हो गया, वो इनकम जो आनी ही इस हेड में क्लियरली बता दिया गया है। आप ये कहते हो मेरा ये बिजनेस है, भाई होगा तेरा क्योंकि जब लॉ ने कहा ये स्पेसिफाइड इसी हेड में आनी है तो आएगी इसी हेड में, कहीं और नहीं आएगी। तो बच्चों स्पेसिफाइड इनकम में यहां आप ध्यान दीजिए 12 पॉइंट्स हैं
जिनमें से कुछ एक पॉइंट की लंबी चौड़ी डिटेल है और कुछ इजी पॉइंट्स हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम इन 12 पॉइंट्स को भी थोड़ा ब्रेक करके दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप कह लीजिए सिंपल से पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स हैं, और कुछ जो आएंगे वो टेक्निकल लेवल पे आएंगे। तो हम दो कैटेगरी यहां बना रहे हैं, टेक्निकल कह लें या थोड़ा कह लें मेहनत करने वाले पॉइंट्स हैं। तो पहले आसान पॉइंट्स में चलें। तो बच्चों यहां सबसे पहले ये क्लॉज नंबर 2 के अंदर एग्जैक्टली बोलूं 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर रोमन में है, 2 है। ये क्या है, आपने अपना प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर वगैरह किराए पे दे दिया। और ध्यान दीजिए, अगर ये आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो ही यहां आएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो कि क्लॉज नंबर 3 में आता है, यहां क्या है, आपने बिल्डिंग के साथ में यही प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया। और समस्या क्या हुई, ये जो रेंट है इनसेपरेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम तब सिर्फ बिल्डिंग की आती है। तो अगर ये इनसेपरेबल है तो सारी की सारी इनकम आपकी अदर सोर्सेज हेड में आ जाएगी और हाउस प्रॉपर्टी की धाराएं नहीं लगेंगी। देन क्लॉज नंबर ये 4 में आता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि आपने इससे पहले सैलरी हेड में पढ़ा है और आपने पीजीबीपी हेड में पढ़ा है। तो अगर वहां इनकम ना आ रही हो तो यहां आ जाएगी, बस इतना सही पॉइंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं। देन क्लॉज नंबर 7B में आता है आपका, थोड़ा इसको थोड़ा सा अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड का मतलब होता है जिसके बहुत कम शेयर होल्डर हैं, प्राइवेट कंपनी कह लीजिए या पब्लिक बहुत कम शेयर होल्डर, मतलब जहां पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जहां लोगों का इंटरेस्ट सब्सटेंशियल नहीं है। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सब्सटेंशियल का मतलब होता है कम से कम 20% वोटिंग राइट। तो बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, एक कंपनी है जिसके बहुत कम शेयर होल्डर्स हैं। तो उस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने क्या किया, इसने शेयर इशू किए। तो जब आप शेयर इशू करते हैं तो एक प्राइस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं इशू प्राइस। तो एक चीज होती है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जिसे आप कहते हैं, लेकिन इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रीमियम ऐड करने के बाद, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो कहता है आपने यहां जो शेयर हैं वो इशू किए हैं और जो प्राइस, जो इशू प्राइस है वहां ध्यान रखिए आपने शेयर्स इशू किए हो एट प्रीमियम पे। मतलब अगर डिस्काउंट वाला केस है तो यहां इनकम नहीं होगी। अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, एंड नंबर 2 बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इशू प्राइस एंड वर्ड डाल रहा हूं क्योंकि एट प्रीमियम पे होना जरूरी है, एंड उसके साथ में इशू प्राइस जो है वो मोर देन है फेयर मार्केट वैल्यू। सर किसकी फेयर मार्केट वैल्यू, अरे अंडरस्टूड है भाई, ऑफ शेयर्स, मतलब मार्केट वैल्यू से ज्यादा का आपने शेयर इशू कर दिया तो उससे ज्यादा का तो कभी शेयर बिकेगा नहीं, बट क्लोजली हेल्ड कंपनी है, कुछ एक शेयर होल्डर है उन्होंने खरीद लिया। तो कहते हैं ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये इनकम है। और ये इनकम किसके लिए है, नेचुरल है, ये बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है, तो ये इनकम फॉर कंपनी है और यही इनकम उनकी चार्जेबल होगी अदर सोर्सेस हेड में। 5वां पॉइंट जो कि क्लॉज नंबर आपका 8 में आता है, एंड दैट इज आपको इंटरेस्ट मिला है, लेकिन किस चीज के ऊपर मिला है, ऑन कॉम्पनसेशन। कोई कॉम्पनसेशन मिलना था सरकार से, टाइम पे पैसे नहीं मिले तो उसके ऊपर ब्याज, या फिर यूं कह लें इनहांस्ड कॉम्पनसेशन। जैसे सरकार ने जो कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया, आप उससे खुश नहीं थे, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने बढ़ा दिया कॉम्पनसेशन,
तो जितने साल पैसे लेट मिले उतने सालों का आपको ब्याज मिला। ये ब्याज अदर सोर्सेज हेड में आपकी इनकम हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 57 और ये डिडक्शन मिलेगी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट मिला है, जिस साल मिला है, ये उस साल की इनकम है। लेकिन बहुत बड़ी यहाँ बात हो गई कि आपको डिडक्शन जो मिल जाती है वो आधी मिल जाती है 57 में। तो ये कॉम्पनसेशन वगैरह ऐसे पॉइंट आप कंपल्सरी एक्विजिशन कैपिटल गेन हेड में पढ़ते थे। देन बच्चों क्लॉज नंबर 9 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 9 में क्या आता है, कोई ट्रांसफर करना था कैपिटल एसेट, ठीक है जी, कैपिटल एसेट कोई बेचना था, आपने उसका एडवांस ले लिया और एडवांस रिसीव हो गया और ये एडवांस क्या हो गया, फॉरफिट कर लिया आपने। क्यों फॉरफिट कर लिया, क्योंकि अगले ने किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप जानते हैं। तो ये जो एडवांस आपने लिया है ये कैपिटल गेन हेड में नहीं आएगा क्योंकि ऐसे तो बिका ही नहीं, तो ये अदर सोर्सेस हेड में आएगा। देन इजी पॉइंट में हम अपना लास्ट यहां पॉइंट लेंगे, क्लोज नंबर ये 11 में आ जाता है कॉम्पनसेशन। फिर से कॉम्पनसेशन है लेकिन ये थोड़ा सैलरी हेड जैसा दिखेगा आपको। फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर किसी की नौकरी गई, सर ये तो सैलरी में आना चाहिए, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17(3) में होना चाहिए, बट मैंने बता दिया था आपको पहले अदर सोर्सेज हेड में इनकम तभी आएगी जब ये सैलरी हेड में ना आए तो ही, वरना इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, देन एक पॉइंट और यहीं पे ले लेते हैं, दैट इज क्लॉज नंबर 1 में C। तो ये भी आपने पीजीबीपी हेड में बहुत पढ़ा है। कंट्रीब्यूशन किया गया एम्प्लॉयज के द्वारा, किसमें, प्रोविडेंट फंड कहें, सुपर एन्युएशन फंड कहें, या कोई भी फंड उनकी वेलफेयर के लिए। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयज से लेकर के एम्प्लॉयर लेता है और लेने के बाद उसको ये पैसा उनके फंड में डालना होता है। अगर वो डाल देगा तो उसे डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन जो एम्प्लॉय का उसने पैसा रिसीव किया है वो उसकी इनकम मानी जाएगी जब तक उसे वो आगे जमा ना करवा दे, क्योंकि वो मैनिपुलेशन कर सकता है, वो पैसा खा सकता है। तो हमने कहा भाई जो एम्प्लॉय का पैसा काटा वो तेरी इनकम है, हाँ डिडक्शन मिल जाएगी अगर तू जमा करवा दे। तो सर एम्प्लॉय वाली बात है, ये एम्प्लॉयर वाली बात है, तो ये तो पीजीबीपी हेड में था, बिल्कुल था, सेक्शन 36 में था, सब सेक्शन 1 में था, क्लॉज 4, 5, 5A ये सब थी। तो हम इस हेड में तो ले रहे हैं जब ये पीजीबीपी हेड में ना आए तो, राइट। सो कंट्रीब्यूशन जो रिसीव्ड है ये क्या बनी, इनकम बनी, बट डिडक्शन मिल जाएगा, नेचुरल है 57 में, इफ अमाउंट डिपॉजिटेड, अगर आप ऐसे जमा करवा देंगे। तो यहां आकर के मैंने 8 जो आसान एक एक लाइन के पॉइंट से लिख दिए बच्चों। अब जो हमारी मेन जो चीज आती है वो है हमारे टेक्निकल पॉइंट्स, जो बड़े पॉइंट्स यूं कह लीजिए। तो जहां तक मैं टेक्निकल पॉइंट्स का सवाल है, तो यहां मैं 4 पॉइंट्स नेचुरल है लेने जा रहा हूं एंड यहाँ हम 4 पॉइंट्स की बात करेंगे, तो एक एक लेके चलते हैं। तो जिस तरह से आपका पेज अलाउ करे, तो मैंने कहा था मैं एक पेज में ही लिखने वाला हूँ, तो ये अभी आपने देखा सिर्फ इतना सही एक पेज पे है, A4 पेज शीट है नॉर्मल। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि एक पेज में लिखा है तो ये आ जाए। तो एज आई सेड यहाँ 4 पॉइंट है, चलिए ऑर्डर में ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पॉइंट बनता है दैट इज 56 सबसेक्शन 2 एंड ये क्लॉज नंबर 1 है और इसमें आता है जी डिविडेंड। तो एक बेसिक सी नॉलेज ही होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम उसकी है जिसके नाम पे शेयर्स हैं, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ा हुआ है। तो यहां जो बताया गया है डिविडेंड से संबंधित, मैं एक आपको चार्ट के रूप में इसको डिविडेंड को यहां एक उससे समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए डिविडेंड से रिलेटेड बहुत कुछ है,
एक दो सेक्शन और हैं जिनको हमें हार्मोनियस पढ़ना होगा, उसकी भी बात करेंगे। तो डिविडेंड जो आपको मिला, रिसीव्ड हुआ, ठीक है जी, किससे हुआ? फ्रॉम, अगर आपको ये डिविडेंड मिलता है किसी फॉरेन कंपनी से या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो दूसरा आप क्या कह देंगे? इंडियन कंपनी, तो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी। तो नो डाउट इंडियन कंपनी किसके अंदर आ जाती है? डोमेस्टिक कंपनी के अंदर ही आ जाती है। भारत में बनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में, बट डोमेस्टिक कंपनी थोड़ा सा वाइडर मीनिंग चाहता है कि कोई और भी कंपनी जिसने भारत में डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर एंड पे करने से रिलेटेड अरेंजमेंट्स किए हैं, तो इन लोगों के लिए तो देखिए डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल है। तो डिविडेंड फॉरेन कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला है वो टैक्सेबल है। गोइंग टू द डोमेस्टिक कंपनी, हमें यहां देखना होगा फर्दर दो बातें। तो डिविडेंड जो है आप सारे जानते होंगे, लॉ में भी पढ़ा होगा, वो कैश में मिलता है। तो हम एक शब्द इस्तेमाल करें एक्चुअल डिविडेंड, कि वाकई में डिविडेंड ही मिला है। और दूसरा मैं यहां शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं डीम्ड डिविडेंड। हम मान लेते हैं इसे डिविडेंड। वैसे मैं टेक्निकल कहूं तो इसको दो सब सेक्शन 22 में डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन डिविडेंड की ही है, बट आप डेफिनेशन को खोलते हैं तो पता चलता है असल में डिविडेंड नहीं है, ये माना गया है, इसलिए हम नॉर्मली वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं डीम्ड डिविडेंड। तो अगर एक्चुअल डिविडेंड है या डीम्ड डिविडेंड है, पहले तो हम ये देखेंगे। तो मान लीजिए एक्चुअल में आपको डिविडेंड मिला, तो इसके अंदर हम फर्दर दो चीजें देखेंगे। कि जो डिविडेंड आपको मिला है, डज अमाउंट, जो पैसे मिले हैं, इन एग्रीगेट, बहुत इंपॉर्टेंट यहां वर्ड रहेगा एग्रीगेट, ये बहुत ही क्रूशियल वर्ड है, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो टोटल डिविडेंड मिला के डज अमाउंट इन एग्रीगेट एक्सीड ₹10 लाख, और नेचुरल है दूसरी तरफ नॉट, क्या डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा है या नहीं है। तो अगर 10 लाख से ज्यादा है डिविडेंड, तो ध्यान दीजिए यहां डिविडेंड क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा है तो वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा, लेकिन ध्यान रहे आफ्टर एग्जम्पशन, लेकिन आपको एग्जम्पशन मिलेगी ऑफ ₹10 लाख। तो अगर 15 लाख मिला है तो 5 लाख पे ही टैक्स लगेगा। और यहां सेक्शन जो आपको एग्जम्पशन देता है वो है 10 सबसेक्शन 34। सर जो 5 लाख बचा उसका क्या होगा? तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कह लीजिए, तो जो रिमेनिंग डिविडेंड है नेचुरल है, वो टैक्सेबल है। सर इसके ऊपर टैक्स रेट्स क्या होंगे? नॉर्मल होंगे या स्पेशल होंगे? स्पेशल टैक्स रेट है। तो रिमेनिंग डिविडेंड टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन, तो यहां जो सेक्शन आता है वो है 115 BBDA, तो स्पेशल टैक्स रेट लग गया। और जब ये स्पेशल टैक्स रेट लगता है तो कोई आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिए, नो डिडक्शन अंडर 57। वरना 57 नहीं कहता, कोई भी इनकम अदर सोर्सेज हेड में आती है जो उसके ऊपर खर्चा हो गया, आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। तो अब दूसरा हिस्सा आ गया, क्या डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा नहीं है? हमने कहा नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये वाला डिविडेंड यहां क्या हो जाएगा? फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा।
10 लाख तक का डिविडेंड फुली एग्जम्प्ट हो जाएगा, और सेक्शन आप जान ही गए हैं, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। अब डीम डिविडेंड की बात आती है, तो हम डीम डिविडेंड को फर्दर 2 कैटेगरी में हमें इसे ब्रेक करना होगा। तो 22 सेक्शन मैंने यहां कोट किया था। तो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 क्लॉज ए से लेके डी तक, तो ए, बी, सी एंड डी, ये 4 क्लॉज एक तरफ है, और हमें एक क्लॉज एक तरफ रखनी पड़ेगी, 222 एंड क्लॉज नंबर ई। तो क्लॉज नंबर ए में क्या है, हम डिविडेंड क्यों मान रहे हैं? ए में क्या किया गया, कंपनी के द्वारा रिलीज ऑफ एसेट, कंपनी ने अपने कुछ एसेट्स शेयर होल्डर को दे दिए। तो कौन कंपनी देती है? तो अगर दे रही है तो हम उसे डीम डिविडेंड मान रहे हैं। नंबर 2, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डेट सिक्योरिटीज दे दी, तो हम तो इसे डिविडेंड ही मानेंगे। या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दे दिए, क्योंकि बोनस शेयर नहीं दिए जाते हैं प्रेफरेंस को, तो दे रहे हैं, तो हम डीम डिविडेंड मानेंगे। एंड तीसरा है बिफोर लिक्विडेशन, कंपनी के बंद होने से पहले कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ एसेट्स शेयर होल्डर को दे दिए। या नंबर डी में आता है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जिसका मतलब है 10 रुपए का शेयर था तो कंपनी ने आपको 4 रुपए लौटा दिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डीम डिविडेंड में है, जो आप बिल्कुल ना भूलें, डीम डिविडेंड कितना होता है? अप टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कंपनी के जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पाए जाएंगे, आज तक के जो भी रिजर्व्स हैं, और यहाँ बड़ा क्लियरली बताया गया है ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स चाहे कैपिटलाइज्ड हैं या, तो दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व वगैरह या नहीं, तो अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक उदाहरण सुन लीजिए, जैसे क्लॉज ए में मैंने लिखा रिलीज ऑफ एसेट। मान लो कंपनी ने आपको 100 रुपए के एसेट दिए, लेकिन अगर उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 80 रुपए के हैं, तो डीम डिविडेंड सिर्फ 80 रुपए बनेगा, ना कि 100 रुपए। तो एक लिमिट लग गई, एक रिस्ट्रेंट लग गया। तो ये ध्यान दीजिए, ये एक तरह से ये आपके ऊपर एक लिमिट लग गई, एक रिस्ट्रेंट लग गया, एक रोक लग गई, राइट। एंड क्लॉज नंबर ई जो कि बड़ी बेहतरीन आती है, क्लॉज नंबर ई क्या कहती है, ये गौर से समझिएगा। लोन कह लें या एडवांस कह लें, नेचुरल है, किसने दिया वो तो कंपनी ही देगी। अब किसको दिया? टू, यहां 2 बातें हैं, 2 बातें हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। कंपनी ने लोन एंड एडवांस दिया, किसको दिया? 2 पॉइंट है यहां पे। 2, एक शेयर होल्डर जो कि बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर मींस पैसे भी उसी के हैं, शेयर होल्डर भी वही है। एक होता है आप मेरे नाम पे शेयर ले लें, कहने को मैं शेयर होल्डर हूं लेकिन बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, क्योंकि मेरा उनमें इंटरेस्ट राइट नहीं है। तो कहता है बेनिफिशियल ओनर होने चाहिए, और आप बेनिफिशियल ओनर कब कहलाएंगे? दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कहता आपके पास कम से कम 10% वोटिंग राइट्स इस कंपनी के हों, जो कंपनी आपको क्या दे रही है, लोन या एडवांस आपको दे रही है, तो कम से कम आपके पास उसके 10% वोटिंग राइट्स, जो कि इक्विटी शेयर से आते हैं, ये आप सारे वैसे भी जानते होंगे, तो ये आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, तो इस बेनिफिशियल ओनर को जो लोन मिला, ये उसके लिए क्या मान लिया गया? ये हमने मान लिया उसके लिए डिविडेंड। अब दूसरी पॉइंट एक और टेक्निकल जो आती है, दूसरे पॉइंट में क्या है, ध्यान से ये देखिएगा। यहां क्या है, कंपनी ने फिर से लोन दिया, लेकिन किसको दिया? एनी कंसर्न, किसी और को दिया। कंसर्न का यहां मतलब क्या हो गया बच्चों? आप इसे फर्म कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, कोई भी और बिजनेस फॉर्म को दिया, राइट, उसको दिया। भाई कंपनी ने किसी और कंसर्न को किसकी वजह से दिया? तो रीजन ये है, ये जो कंपनी है ना, इसका यही बेनिफिशियल ओनर, यही 10% वाला, इस बेनिफिशियल ओनर के इस दूसरी कंसर्न में इसका वहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है।
जिसका मतलब क्या हो गया, इसके पास वहां पे 20%, अगर कंपनी है तो वोटिंग राइट्स हैं, फर्म है वगैरह है तो शेयर या प्रॉफिट कुछ भी कह लीजिए। मतलब आपका दो जगह लिंक हो गया, कंपनी में 10% और उस कंसर्न में 20%। तो पर्सन ये है जिसको लोन मिला, तो डिविडेंड किसके लिए है, डिविडेंड फॉर, तो डिविडेंड फॉर रिसीवर है। तो कहने का मतलब है अगर शेयर होल्डर को जिसके पास 10% है उसको मिला, उसके लिए डिविडेंड है, और अगर कंसर्न को मिला तो उसके लिए डिविडेंड है। अब हमने इन डीम डिविडेंड के 5 पॉइंट को ऐसे क्यों ब्रेक किया, तो ब्रेक करने का मतलब ये है बच्चों, यहां ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 जो क्लॉजेस थी यहां पे, ये वाली, ये 4, क्लियर, ये जो 4 क्लॉजेस हैं, हमने कहा डज अमाउंट, ये एक्चुअल डिविडेंड में देखिए यहां पे हमने कहा डज अमाउंट इन एग्रीगेट, ये अमाउंट किसका देखना है, ये जो अमाउंट इन एग्रीगेट आपने देखना है, तो ये ध्यान रहे, ये जो अमाउंट आपने देखना है ये इस 2/22 ए से लेके क्लॉज ए से डी तक का डीम डिविडेंड ऐड करके देखना है। तो ये डीम डिविडेंड इस 10 लाख की लिमिट में ऐड होगा, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन 2/22 ई वाला, तो 2/22 ई वाला जो ये लोन और एडवांस का पॉइंट था, ये आपने ध्यान रखिए, इट्स फुली एग्जाम्प्ट, ये लोन एडवांस जो मिला है ये फुली एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034 है। इसकी वजह क्या है, अगर मैं रीजन आपको दूं तो रीजन ये है, अंडर सेक्शन 115 ओ, बेटा कंपनी को इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 30%। तो कंपनी ऑलरेडी इसके ऊपर 30% टैक्स दे रही है, जबकि यहां जब आपको 10 लाख का एग्जम्पशन मिला था, तो 10 लाख का जब आपको एग्जम्पशन मिलता है तो भी आप जानिए अंडर सेक्शन 115 ओ में ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है कंपनी को एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन वो लोन एंड एडवांस में ज़्यादा था तो इसलिए वो 10 लाख की लिमिट में नहीं आया, पूरा एग्जाम्प्ट आपके लिए कर दिया गया है। तो ये था हमारा डिविडेंड का क्लॉज। और डिविडेंड के बाद एज आई सेड कि यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, तो डिविडेंड से ही मिलता जुलता हम अगला पॉइंट यहाँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का ले सकते हैं, राइट। तो जैसे आपका पेज आपको अलाउ करे, आई एम हैविंग एम्पल स्पेस इन माय पेज द वे आई एम राइटिंग। तो अभी मैंने सिर्फ ये एक पॉइंट लिखा था, तो मैं इसी के नीचे मेरा पॉइंट नंबर 2 लिखने जा रहा हूं, इंटरेस्ट। तो बेसिकली मैं बता दूं सारे के सारे इंटरेस्ट अदर सोर्सेज हेड में ही आने हैं, लेकिन एक बार जो इन्होंने स्पेसिफाइड किया हम उसकी बात करेंगे। तो वो किया इन्होंने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और मैं अगर इसका क्लॉज नंबर एग्जैक्टली हम बोलें तो 56 सबसेक्शन 2 है और क्लॉज नंबर 1 का डी है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो जहां तक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का सवाल है, इसकी एक डेफिनेशन भी बताई गई है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 बी के अंदर। तो उसमें सिंपल 2 बातें आती हैं कि या तो कोई भी सिक्योरिटी किसकी हो, सिक्योरिटी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसके ऊपर आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, राइट। दूसरी बात है, इन्होंने कहा डिबेंचर्स हो, अदर्स हो, और ये किसके हैं, चाहे किसी कंपनी के हों, चाहे लोकल अथॉरिटी के हों, चाहे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के हों, सरकारी कोई कॉरपोरेशन, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, दैट इज द डेफिनेशन। तो सिक्योरिटी आप सारे जानते हो, डेट सर्टिफिकेट होता है, लोन होता है जिसके ऊपर क्या आता है, ब्याज आता है, तो जो मर्जी नाम हो। आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स का जो हमें ध्यान रखना है, वो कुछ पॉइंट्स जरूर आप इंटरेस्ट निकालते समय ध्यान रखिए। वो ये है कि जो इंटरेस्ट जो कंप्यूट होता है वो आप सारे जानते हैं कंप्यूट होता है ऑन फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, और इंटरेस्ट की क्या होती है, एक फिक्स डेट होती है जो कि हाफ ईयरली भी हो सकती है या ईयरली भी हो सकती है। तो ये पर एनम भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी ड्यू डेट है, ये जो ड्यू डेट है, तो जिसके नाम पे सिक्योरिटीज है इनकम उसी की बनेगी।
देन आपको ये पता होना चाहिए जो टैक्स लगता है, टैक्स जो लगेगा ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट लगता है। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, हमें ध्यान रखना है कहीं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो नहीं। तो उसके लिए टीडीएस पे आपको पता होगा अंडर सेक्शन 193 जो टीडीएस है वो एट द रेट ऑफ 10% है, और ये 10% किसके लिए है, डोमेस्टिक एसएससीज, जिसे आप कहोगे इंडियन कंपनीज कह लीजिए मोटा मोटा, तो उनके ऊपर रेजिडेंट एसएससी कह लीजिए, राइट। तो 10% टीडीएस करता है, तो हमें उसे ग्रॉस अप करना है, तो इसलिए शब्द क्या हो सकते हैं, नेट रिसीव्ड, तो आपको पता होना चाहिए उस पर आपको ग्रॉसिंग अप करनी होगी इनटू 100/90 करते हुए। लेकिन हाँ, कुछ ये भी पता होना चाहिए कुछ सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं कटता है, जैसे इसे आप कह सकते हैं नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो बहुत सारी नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, डिफेंस लोन वगैरह, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टीडीएस नहीं कटता है, तो वो ध्यान रखना होगा। देन आपको जरूर डिडक्शन तो मिलती ही है अंडर सेक्शन 57, उसको मैं सच यहाँ नहीं लिखूंगा वैसे भी। तो इसके अंदर हमें और जो चीज़ ध्यान रखने हैं वो ये आ जाता है कि कुछ एक 2-3 पॉइंट हमें और इसमें ऐड ऑन कर लेने चाहिए, जिसके लिए मैं एक डिफरेंट सेक्शन इसी के साथ ऐड ऑन कर देता हूँ। ये आता है सेक्शन नंबर आपका 94, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपने इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स ना लगे, अपनी जो ऑनरशिप है सिक्योरिटीज की वो शिफ्ट कर दी है। मतलब आपने फेक नेम पे या एक ऐसे आदमी जिसकी इनकम कम आ रही है ताकि टैक्स उसको कम लगे, उसके नाम पे अपनी सिक्योरिटीज क्या कर दी हैं, ट्रांसफर कर दी हैं। कब ट्रांसफर कर दी हैं, जैसे मैंने कहा था इंटरेस्ट की एक ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट से पहले आपने ट्रांसफर कर दी हैं, और उसके बाद में उसे क्या कर लिया है, बाय बैक कर लिया है, ताकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स ना लगे। तो नेचुरल है ये तो इनकम किसकी होनी चाहिए, आपकी ही होनी चाहिए, तो ये इनकम ट्रांसफर की मानी जाएगी। नंबर 2, इसी कैटेगरी में एक चीज आ जाती है डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ये डिविडेंड स्ट्रिपिंग क्या चीज है, देखिए एग्जैक्टली बोलें तो इसके ऊपर 94 सबसेक्शन 7 डील करता है। ये इसमें 3 कंडीशंस कह लीजिए आती हैं। 3 कंडीशन क्या आती हैं, आपने खरीदी, अक्वायर बाइज, अक्वायर करी, सिक्योरिटीज कहें या यूनिट्स कहें म्यूचुअल फंड वगैरह की, राइट। ये आपने खरीदी हैं, कब खरीदी हैं, 3 months बिफोर रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है जिस दिन डिविडेंड या इंटरेस्ट डिक्लेयर होना, उससे 3 महीने पहले आपने खरीदी। एंड क्या करी, सेल्स, ट्रांसफर्स, आपने बेच दी। कब बेची, अगर सिक्योरिटीज हैं, यूनिट्स हैं, दोनों का थोड़ा सा लॉ यहां डिफरेंट है। सिक्योरिटीज आपने बेच दी 3 months और यूनिट्स बेच दी 9 months, बस फर्क क्या आ गया, आफ्टर रिकॉर्ड डेट। तो यहां मेन आप ध्यान दीजिए टाइम पीरियड है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से 3 महीने पहले खरीदी, उसके अगले 3 महीने में, या यूनिट्स हैं तो 9 महीने में आपने बेच दी। तीसरी जो कंडीशन आती है, क्योंकि यहां पे वर्ड एंड था, तीसरी कंडीशन आती है कि जो डिविडेंड है या इनकम जो इन सिक्योरिटीज यूनिट्स पे आनी थी इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया था 1034 में डिविडेंड एग्जाम्प्ट है, और एक चीज आप जरूर और अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, वो है 1035 में ये म्यूचुअल फंड यूटीआई से आपको जो भी इनकम मिलती है ये पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती है। तो कहता है उनसे इनकम पूरी तरह से क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो देन द नेक्स्ट पॉइंट इट सेज, बेची है, लॉस जो हुआ, इफ एनी, जो भी आपको लॉस हुआ है अप टू
डिविडेंड कहें या इनकम कहें, टू बी इग्नोर्ड, मतलब जो नुकसान हो गया आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उतना इग्नोर कर दीजिए। एंड बैलेंस, बाकी जो लॉस बचा, अलाउड टू बी सेट ऑफ, तो उस लॉस का आपको हम बेनिफिट नहीं दे रहे थे, जितना इनकम आपकी एग्जम्प्ट हुई है, हाँ जितना बैलेंस है उसका हम आपको बेनिफिट दे देंगे। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जिसे आप बैंक इंटरेस्ट वगैरह कह सकते हैं, ये भी टीडीएस का सेक्शन है, 194A है, और ये टीडीएस किसके ऊपर है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज की बात नहीं हो रही, किसी और चीज पे आपको इंटरेस्ट मिला है। तो 194A कहता है कोई टीडीएस नहीं होता है। कब नहीं होता? अगर इंटरेस्ट जो है अप टू 5,000 है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये लिमिट चेंज होके 40,000 हो जाती है, अगर ये इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है, ये फिक्स डिपॉजिट विद बैंक से आ रहा है, तो बैंक्स में आपने जो टाइम डिपॉजिट करवा रखे हैं वहां पे लिमिट 40,000 की है, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए ये 50,000 की लिमिट है फॉर बोथ अबव, राइट। देन देखिए ऐसा है, अगर एक पॉइंट और हम यहाँ कोट कर दें, सेक्शन 10-15 जहां आप पढ़ते हैं इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, तो इसमें बताया गया है कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस से सेविंग बैंक से, पोस्ट ऑफिस का मत भूलिए, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है तो ये एग्जम्प्ट होता है आपको 3,500 रुपये, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपये, क्योंकि 2 आदमी हैं तो 3,500 7,000। आना इंटरेस्ट कहाँ है? अदर सोर्सेज हेड में ही आना है। तो बच्चों ये 2 पॉइंट करने के बाद हमारे टेक्निकल पॉइंट्स में 2 पॉइंट और बचते हैं। तो जैसे आपका पेज आपको अलाउ करे, सो आई एम मूविंग टू माय पॉइंट नंबर 3, 56 सबसेक्शन 2, एंड अब की बार मैं क्लॉज ले रहा हूं IB, और यहां आता है कैजुअल इनकम। तो मैं कैजुअल इनकम को एक बहुत ही आसान शब्द में यह कहूंगा, जो इनकम बिना एफर्ट के, तो इनकम को विदाउट एफर्ट, मुफ्त में आपको जो कमाई हो गई, तुक्का लग गया, कैजुअल लॉटरी निकल गई, राइट, विदाउट एफर्ट, ये बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें आप जानते हैं लॉटरी भी आएगा, इसमें आपकी रेसेस वगैरह में जिनमें आपने पैसा लगा दिया वो भी आएगा, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, टीवी, राइट, गेम शोज जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ये सब आएंगे। तो कैजुअल इनकम के ऊपर आपको याद होगा हमने पहले भी स्पेशल टैक्स रेट पढ़े हुए हैं, तो इनके ऊपर स्पेशल जो टैक्स रेट लगता है वो फ्लैट लगता है एट द रेट ऑफ 30%। और ये बच्चों हमने यही सेक्शन पढ़ा था 115, लेकिन BB है, डिविडेंड में BBDA था, तो 130% का ये स्पेशल टैक्स लगता है। एंड दूसरा ध्यान रखें, इसी के साथ अगर हम जब टैक्स लगाते हैं आपको ये कोई बेनिफिट नहीं मिलता, नो बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं होता है ऐसे इनकम पे किसी का, या डिडक्शन कह लें, तो ना तो आपको अंडर सेक्शन 57 वाली डिडक्शन मिलनी है, ना ही आपको सेक्शन 80 वाली डिडक्शन मिलनी है, ना ही बच्चों आपको यहाँ पे नील रेट स्लैब, जिसे आप एग्जम्प्टेड इनकम, वो 2.5 लाख 3 लाख वाली जो सीनियर सिटीजन की होती है, वो बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड दूसरी बात, कोई आपको बेनिफिट यूं भी नहीं है कि आप ऐसी इनकम में से कोई सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, नो सेट ऑफ, ऐसी इनकम टैक्स ठुकना ही ठुकना है, तो कोई सेट ऑफ वगैरह का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है,
वो ये है, अगर आप एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आपने जानवर रखे हुए हैं, मेंटेन कर रहे हैं आप उन्हें, एंड ओन कर रहे हैं आप उन्हें, तो एनिमल्स अगर आप मेंटेन कर रहे हो, और एनिमल्स को हम यहाँ दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक हॉर्सेस, एक अदर्स। तो अदर एनिमल्स की इनकम तो जानिए आपकी पीजीबीपी हेड में कोई और हो, क्योंकि एनिमल्स मेंटेन एंड ओन करके किसी एक्टिविटी जो भी आप काम कर रहे हो उससे आप अर्न कर रहे हो, तो ध्यान दीजिए अगर वो हॉर्सेस हैं तो अदर सोर्सेज हेड में ही आएंगे, क्योंकि यही साफ बताया गया है। क्योंकि हमें लग रहा है कि ये तो बिजनेस हो गया सर, घोड़ों से काम कर रहे हैं, तो लेकिन ये क्लियरली बताया गया पीजीबीपी हेड में आएगी इनकम। और अगर यहां से लेकिन कोई लॉस हो जाता है, इफ लॉस, तो यहां आपको एक बेनिफिट जरूर बताया गया है, और ये बताया गया है अंडर सेक्शन 74A के अंदर बच्चों। और 74A के अंदर ये है, जो लॉस होता है आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले 4 इयर्स, और आप इसी इनकम में से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सेम इनकम में से आप, सेम एक्टिविटी की इनकम में से आप आके उसे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों इसके बाद वी आर ऑलमोस्ट टू आर लास्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसके बाद डिडक्शन में हार्डली कोई ज़्यादा आपको समय नहीं लगना, 1 मिनट ही लगना है। अब हम गिफ्ट के ऊपर, जो कि वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऑन गिफ्ट आई ट्राई टू मेक अ चार्ट ओवर वट एवर स्पेस आई एम हैविंग। तो देखिए गिफ्ट मिला आपको, तो ये हमारा 4th पॉइंट था, और यहाँ पे 56 सबसेक्शन 2, आप प्लीज बिल्कुल मत भूलिए यहाँ क्लॉज नंबर 10 है, क्लियर। तो अब गिफ्ट आपको मिलता किससे है, तो गिफ्ट आपको यहां फ्रॉम मिला, या यूं कह लीजिए फ्रॉम की बजाय थोड़ा और आसान कर देते हैं हम, गिफ्ट जो है टैक्सेबल भी है एंड एग्जम्प्ट भी है। अब एग्जम्प्ट कब है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि गिफ्ट का मिलना एग्जम्प्ट कब है। तो अगर ये आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम, सबसे पहला पॉइंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटिव्स। अच्छा यहां ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव्स की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41, तो वो नहीं बताया गया है यहाँ। रिलेटिव की डेफिनेशन एग्जैक्टली 56 ने खुद बताई है, तो हमें वही लेनी है। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो बड़े आसान हैं, जिनमें से एक बेहतरीन पॉइंट है, आपको मैरिज पे मिला, मैरिज पे ध्यान दीजिएगा, मैरिज एनिवर्सरी पे नहीं, मैरिज पे मिला है तो भी गिफ्ट एग्जम्प्ट है। किसी विल इनहेरिटेंस से मिला है तो भी देखिए गिफ्ट एग्जम्प्ट है, राइट, मतलब किसी की डेथ वगैरह पे, राइट, या किसी आपको ट्रस्ट वगैरह से मिला है तो भी एग्जम्प्ट है। तो महत्वपूर्ण चीज था यहाँ रिलेटिव्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो आप रिलेटिव को ध्यान से समझ के चलिएगा। अगर मैं मेरे को बेस ले लूं तो रिलेटिव के अंदर कौन कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे आएंगे मेरे लीनियल असेंडेंट, मतलब पिताजी, दादाजी, परदादाजी, सारे के सारे। सेम वे नीचे की तरफ चलें तो मेरे लीनियल डिसेंडेंट, मतलब मेरा बेटा, मेरा ग्रैंडसन, ऐसे आगे, राइट, तो वो सब आएंगे। देन लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं वो बिना मेरी गलती के तो होंगे नहीं, गलती बोले तो बेटे स्पाउस, बीवी, तो बीवी भी रिश्तेदार है। देन यहाँ रिश्तेदारी में हम क्या क्या लेंगे, और ब्रदर, सिस्टर, राइट। तो मोटा मोटा अगर आप यहाँ चार्ट में देखते हैं, चारों तरफ मैंने लिख दिया 4 पॉइंट हो गए, लेकिन बीच में स्पाउस है वो मत भूलिए, 5 पॉइंट यहाँ हो जाते हैं। लेकिन अब ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये बताया गया कि जैसे हम लीनियर असेंडेंट की बात कर रहे थे, राइट, तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली बताया गया आपके ये जो ब्रदर सिस्टर हैं, तो ये ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स के भी ले लो। अब पेरेंट्स तो बेटा 2 होते हैं, माँ भी होती है, बाप भी होते हैं, तो कहने का मतलब है अगर पिताजी की तरफ से चलें तो चाचा जी भी आगे बेटा, ताया जी भी आगे बेटा, बुआ भी आगे,
और माता जी की तरफ से चलें तो बेटा इसमें आ गई हमारी मामा जी, मौसी आ गई, राइट। तो उनके ब्रदर सिस्टर भी ले लिए गए हैं। और साथ में क्या कहा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पाउस ऑफ ऑल अबव। मतलब जैसे चाचा लिया तो चाची भी आ जाएगी, भाई लिया था भाभी भी आ जाएगी, बहन ली थी जीजा भी आ जाएगा, मौसी ली थी तो मौसा भी आ जाएंगे। तो बड़ी डेफिनेशन है रिलेटिव्स की, तो वहां से मिलता है तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। दूसरा शादी वाला है, ध्यान रखिए एग्जाम्प्ट रहेगा। स्वाभाविक है जब हम ये रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो ये किसके रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल है ये हम बात करें इंडिविजुअल के रिलेटिव। क्योंकि अगर आप एचएफ होते, एचएफ के लिए तो रिलेटिव कौन हो जाएंगे, उनके सारे के सारे कौन, मेंबर्स जो जो उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखा जाए, रिलेटिव से रिलेटेड तो उनसे मिलता है तो एग्जाम्प्ट है। अब हम बात करेंगे कि आपको गिफ्ट मिला है, टैक्सेबल है, नेचुरल है। टैक्सेबल कब होगा, अगर ये आपको मिला है फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन। अब आपने बड़ी चीज ये सीखनी है अभी। अब आप देखोगे गिफ्ट जो है 3 चीजों का गिफ्ट, तो गिफ्ट मिला फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, किसको मिला, बाय एनी पर्सन, किसी को भी मिला हो, किसी को भी मिला, गैर रिश्तेदार होना चाहिए, किसी को भी मिले। पर्सन का मतलब हो गया हम इंडिविजुअल एचएफ नहीं बात करें, सारे एसएससी आ जाते हैं इसमें। तो अब हम एक छोटा सा चार्ट यहां बनाएंगे और ये चार्ट आपको ध्यान से टिकाना है, क्योंकि गिफ्ट मिला तो नेचुरल है कोई प्रॉपर्टी मिली होगी, राइट। तो गिफ्ट मिला है तो प्रॉपर्टी मिली है। तो पहली बात यहाँ प्रॉपर्टी का भी डेफिनेशन इसी सेक्शन 56 में क्लियरली बताया गया है कि प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा। तो आपको कैपिटल गेन हेड आना चाहिए, तो बिल्कुल प्रॉपर्टी में अंदर क्या क्या आ जाएंगे, कैपिटल एसेट्स, जो आप पढ़ के आए थे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, जिसमें हमने कहा था कोई भी हो टेंजिबल इंटेंजिबल या कोई भी हो स्टॉक वगैरह नहीं आता, राइट। आपके पर्सनल फैक्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन उसमें से हमने ज्वेलरी ले ली थी, आपका मकान भी ले लिया था, ज़मीन भी ले लिया था। लेकिन याद कीजिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या नहीं होती, कैपिटल एसेट। तो प्लीज़ वो आपके ध्यान में होना चाहिए। ज्वेलरी वगैरह आएगी, लैंड, गोल्ड, बुलियन, आर्चोलॉजिकल, ड्राइंग, ये सब चीज़ें वो सारी की सारी, तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर एक बनाएंगे चार्ट, जिसमें 4 कॉलम्स में बनाऊंगा। तो एक कॉलम आपको नेचुरल है, क्या मिल रही है, कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, तो हमें ये देखना है। तो प्रॉपर्टी को यहाँ मैं 3 तरह की प्रॉपर्टी पहले बता दूं, जहन में बिठा लो, 3 तरह की प्रॉपर्टी मिल रही है, राइट। देन गिफ्ट मिल रहा है तो मुफ्त में होना चाहिए, लेकिन देखिए मैंने क्या लिख दिया, कंसीडरेशन, तो हमें देखना होगा मुफ्त है या नहीं। देन हमें एक पॉइंट देखना है यहाँ, कंडीशन, और चौथा पॉइंट देखना है टैक्सेबल अमाउंट। तो इस तरह से ये 4 कॉलम आप बना लीजिए। तो प्रॉपर्टी में एज आई सेड 3 प्रॉपर्टियां होंगी। तो मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है मनी। तो मनी आप सारे जानते हो बच्चों, मनी के अंदर कैश भी आ जाएगा, ड्राफ्ट वगैरह ये सब आ जाएंगे, तो आप पूरा लिख सकते हैं मनी के साथ में। तो अगर मनी जो मिली है तो कॉन्सिडरेशन तो होता ही नहीं है मनी के केस में। ऐसा तो नहीं कि 100 रुपये आपको दिया, अगले ने कहा 20 रख ले, तो 20 ही दिए हैं उसका मतलब है। तो इसका मतलब है मनी जो मिली है वो बिल्कुल आपको यहाँ विदाउट कॉन्सिडरेशन कह लें, या मैं आसान वर्ड फ्री में कह दूं, ये लिख दिया। तो कंडीशन क्या है, अगर ये मोर देन 50,000 रुपये, 50,000 के मोर देन एग्रीगेट टोटल मिला के, प्लीज एग्रीगेट वर्ड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोर देन 50,000 मिला है तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, इंटायर अमाउंट। तो कहने का मतलब क्या है, रिवर्स में सीखिए, अप टू 50,000 पूरा एग्जाम्प्ट है, और 50,000 से ऊपर 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो पूरा टैक्सेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 की एग्जाम्पशन उसके अंदर से मिल जाएगी, वो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब हो गया लैंड, बिल्डिंग या बोथ, लेकिन एग्रीकल्चरल नहीं, ये ध्यान रखें। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे 2 सिचुएशन यहाँ हमें क्रिएट करनी होंगी। एक हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है बिल्कुल फ्री में। तो भाई अगर फ्री में मिल गई तो आप सारे जानते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या लें, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, ये आप सारे जानते होंगे। तो
पॉइंट है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मोर देन 50,000 रुपए है, राइट, तो इन दैट सिचुएशन एंटायर अमाउंट किसका, ऑफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा। मार्केट वैल्यू नहीं देखनी है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में भी दो बातें होती हैं, एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर पैसा वाइट में चेक वगैरह से मिला है तो हम डेट ऑफ एग्रीमेंट ही देखते हैं, ये भी प्लीज आपको याद रहे। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है लेकिन कॉन्सिडरेशन पूरी मुफ्त में नहीं है, इनएडिक्वेट है, जिसका मतलब है कुछ पैसे आपसे लिए गए हैं, तब भी बेनिफिट तो निकला ही है। तो क्या करें, तो आप क्या करें, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से पहले माइनस करो कॉन्सिडरेशन, जितने आपने पैसे दिए। मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख, कॉन्सिडरेशन दी गई 20 लाख, तो डिफरेंस कितना हो गया, 30 लाख। तो आप ये निकाल लीजिए डिफरेंस, राइट। इस पॉइंट को मैं ढंग से लिख देता हूं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। क्या निकाला, डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये क्या है, मोर देन है, प्रॉपर लिख रहा हूं, डिफरेंस क्या है, मोर देन होना चाहिए। किससे मोर देन होना चाहिए, दो बातें हैं। ये डिफरेंस जो है मोर देन होना चाहिए 50,000 रुपए से, और 5% ऑफ कॉन्सिडरेशन, मतलब कॉन्सिडरेशन का 5% लो और उसको 50,000 से कंपेयर करो। इन दोनों का क्या लेना है, विच एवर इज हायर, इनके हायर से क्या होनी चाहिए, मोर देन होनी चाहिए डिफरेंस। जैसे मैंने उदाहरण दिया, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 लाख, कॉन्सिडरेशन दी आपने 20 लाख, तो 30 लाख आ गया डिफरेंस। तो 30 लाख रुपया किससे ज्यादा है, दो चीजों के हायर से ज्यादा। देखो 50,000 हो गया और 5% ऑफ कॉन्सिडरेशन, तो एज आई सेड कॉन्सिडरेशन कितनी थी, 20 लाख, 20 लाख का 5% 1 लाख, तो ऑब्वियसली उससे हायर है। तो अगर ये हायर हो तो ध्यान दीजिए टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, डिफरेंस इज टैक्सेबल। तो ये जो डिफरेंस था वो टैक्सेबल होगा। तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो पॉइंट बने। इसी प्रकार से मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब आइटमें आ गई, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी हम इसी तरह से बाइफर्केशन करेंगे। एक आपको मिली है फ्री में और एक है इनएडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। तो अगर मुफ्त में मिली है, तो जैसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में देख रहे थे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो होती नहीं है ज्वेलरी की, तो इसलिए हम क्या देखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू अगर मोर देन क्या है 50,000, एंड प्लीज फिर ना भूलिए एग्रीगेट, सारे जो भी ऐसे दिए उनको मिला के, एग्रीगेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं स्किप होना चाहिए आपसे। तो क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। और दूसरी बात है, अगर इनएडुकेट कॉन्सिडरेशन है, जैसे हमने पहले ऊपर निकाला था इमूवेबल प्रॉपर्टी में, वैसे ही देखिए फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस क्या करो, कॉन्सिडरेशन। क्लियर है, वो डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस होना चाहिए मोर देन, या स्ट्रेट वे एक ही लिमिट है 50,000 रुपए, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इज टैक्सेबल। क्लियर। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैंने बता दिया था आपको पहले भी, अगर आपने कहीं लिखना हो तो वो ये था, डेट ऑफ एग्रीमेंट लीजिए, रजिस्ट्रेशन वाला ना लीजिए। अगर आपने पेमेंट कैसे की है, अकाउंट पेई, चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। तो ये थी हमारी इनकम्स बच्चों, और आप देख सकते हैं मेरा पेज है पूरा का पूरा, एक ही पेज में मैंने आपको बोला था आपकी स्क्रीन पे है, और 56 एंड 59 सेक्शन मैंने आपसे कोड किए हैं। तो नो डाउट अभी डिडक्शंस का सेक्शन कोड करना पेंडिंग है, बट दैट विल टेक हार्डली 2 लाइन्स। तो आपको पता है ये होना चाहिए, डिडक्शन के 2 सेक्शन है, और मैं इसको बहुत इजी भाषा में लेके चलता हूं, क्या डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसे आप सिंपल 2 कैटेगरी में ही हिंदी में ही लिख सकते हैं, इजी रहेगा, मिलेगी या नहीं। तो मिलेगी अंडर सेक्शन 57, डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस इसके ऊपर इन्होंने सेक्शन क्या दे दिया, 58।
तो 57 अगर आप उसे नोटिस करें तो आपने देखा मैंने उसको बार बार अलग अलग लेवल पे आपको उसको समझाने की मैंने कोशिश करी कि जो भी इनकम हुई है उसमें से जो भी आपका खर्चा हो गया है वो पूरा का पूरा आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो बच्चों, अमाउंट इनकर्ड इन अर्निंग डिडक्टेड, बस वो मैं दो चीज़ें महत्वपूर्ण बताया था आपको। फैमिली पेंशन पे 1/3 था या 15,000 था, और जब इन्हांस्ड कॉम्पनसेशन पे या कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट आया था तो मैंने 50% बताया था। वो दो चीज़ें आपको अलग से लेके चलनी है। अब 58 क्या कहता है, नहीं मिलेगी डिडक्शन। भाई किस चीज़ की नहीं मिलेगी? एक कहता है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस की, वो तो मिलनी भी नहीं चाहिए। दूसरा कहता है अगर इंटरेस्ट या सैलरी है और ये आपने अब्रॉड में क्या किया है, आउटसाइड इंडिया पे किया है, और अगर आपने ये विदाउट टीडीएस पे किया है तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे इनकी। देन सेम सेक्शन जो पीजीबीपी हेड में आपने पढ़ा था 40A क्लॉज 2 कि अगर आपने रिलेटिव को पेमेंट दी है तो वो सिर्फ आपको कितनी मिलेगी डिडक्शन, अप टू फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर नहीं मिलेगी। और क्लॉज 3 में क्या होता था, अगर मोर देन 10,000 रुपये आपने अकाउंट पे चेक वगैरह से नहीं दिए हैं तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सेम वही पॉइंट है। देन आपको मैंने आपको पहले बता दिया था ये जो कैजुअल इनकम है इनके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो डिडक्शन। सिर्फ किसके ऊपर मिल जाएगी ये भी मैंने आपको बता दिया था, एक्सेप्ट इफ हॉर्सेस मेंटेन्ड एंड ओन्ड, क्योंकि वो आपका काम हो गया तो उसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलनी चाहिए, और उसका तो मैंने बता दिया था लॉस भी हो जाएगा तो आने वाले 4 साल में भी आपको बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये आप पीजीपीपी हेड में ही पढ़ के आते हैं, बिल्कुल मिलनी भी नहीं चाहिए। विद दिस बच्चों, मेरी तरफ से अदर सोर्सेज हेड इन 1 पेज द रिविजन कम्स टू एन एंड। तो एक पेज के अंदर ये A4 शीट है, कोई प्रिंट आउट भी ले तो परफेक्टली बिल्कुल आपके रजिस्टर का पेज ये निकलेगा। आई होप सो आपने मेरे साथ क्लिक लिया होगा। राइट, सो ऑन दिस नोट वी फाइंड अप। थैंक यू।